हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हिंदी के टॉप मोस्ट 200 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है, जिसमें कि 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूं। इट मीन्स कि 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिकोड एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के सेक्शन में जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। हर क्लास में हम 20 क्वेश्चन करते हैं। ये मेरी आज की 3rd क्लास है, ये 3rd वीडियो है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए हम लोगों ने बनाई है 200 क्वेश्चन की सीरीज। तो ये 3rd वीडियो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वन बाय वन मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ूंगी, उसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और आप बोर्ड पे साथ साथ क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? ए उर्वशी, बी कुरुक्षेत्र, सी मृगनयनी और डी रश्मि रथी। ठीक है, तो आप बताइए कौन सी? देखिए, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी, ये तीनों रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचना है। जो रचना उनकी नहीं है वो है मृगनयनी। सी इज द राइट आंसर। मृगनयनी उन्होंने नहीं लिखा है। मृगनयनी के रचयिता हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। ठीक है, अगर इनकी और कृतियों की बात करें तो आहत, कचनार, कीचड़ और कमल, गढ़ कुहार, झांसी की रानी, नीलकंठ, ये सब वृंदावन लाल वर्मा जी की अन्य कृतियां हैं। और जहाँ तक रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें तो ये तीनों तो हैं ही। इसके अलावा आपको देखिए हुंकार है, रसवंती है, सामधेनी, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवात, बहुत सारी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पूर्वांचल में मुख्यतः बोली जाने वाली बोली है? ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी अवधी, डी बुंदेली। वैसे तो आप जानते ही होंगे पूर्वांचल में कौन सी बोली जाती है। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, भोजपुरी है। देखिए, पश्चिम बिहार में और आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तरी झारखंड के क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बनौधी है? ए अवधी की उपबोलियां, बी भोजपुरी की उपबोलियां, सी खड़ी बोली की उपबोलियां और डी राजस्थानी हिंदी की उपबोलियां। ठीक है, तो बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बनौधी क्या है? ए इज द राइट आंसर, अवधी की ये उपबोलियां। ठीक है, ये अवधी की उपबोलियां। अवधी का केंद्र है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या शब्द का विकसित रूप अवध है और अवध से ही आपकी ये अवधी बनी है। अवधी देखिए कहाँ कहाँ बोली जाती है। लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, प्रतापगढ़, बाराबंकी, इन सभी जगहों पे आपकी अवधी बोली जाती है। ठीक है, अवधी में लोक साहित्य भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है। अगर अवधी के प्रसिद्ध कवि की हम बात करें तो तुलसीदास जी हैं, सबल सिंह हैं, कुतुबन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, और मुख्य बोलियां तो आप इसकी जानी गए, बैसवाड़ी है, मिर्जापुरी है और बनौधी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ब्रज भाषा के आधुनिक कवि हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी सुमित्रा नंदन पंत। ब्रज भाषा के आधुनिक कवि आप बताइए। बी इज द राइट आंसर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, यही आपके ब्रज भाषा के आधुनिक कवि हैं। इनको एक श्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी सर्वप्रथम काव्य कृति हिंडोला, जो 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध कवियों में से इनको एक माना जाता है। इन्हें देखिए, इन्हें प्राचीन संस्कृत, मध्यकालीन हिंदी काव्य, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, आयुर्वेद, संगीत, ज्योतिष तथा दर्शन शास्त्र, इन सभी की बहुत अच्छी जानकारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? ठीक है,
ए आ, बी ए, सी ए और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ह्रस्व ध्वनि कौन है? ह्रस्व ध्वनि मैंने आपको ह्रस्व दीर्घ ये सब कुछ बताया है वर्णमाला की क्लास में। तो देखिए इसमें ह्रस्व आपको कोई दिख रहा है? डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं है। देखिए ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? 4 हैं ह्रस्व आपकी स्वर। अ है, ठीक है, ये छोटी वाली ई, छोटा ऊ और आपका ये ऋषि, यही 4 आपके क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद जो बचते हैं 7 वो आपके आ जाते हैं दीर्घ स्वर में। तो डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए अनुस्वार, बी अयोगवा, सी अंतस्थ और डी अकारांत, ठीक है। तो आप बताइए, डी इज द राइट आंसर, अकारांत बोलते हैं। और जहाँ तक अनुस्वार की बात है तो आपको पता ही है अनुस्वार इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये अनुस्वार है। अयोगवाह में आपका अनुस्वार और विसर्ग दोनों आ जाता है। और जहाँ तक अंतस्थ की बात है तो अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में हमारी वाक इंद्रियाँ कुछ खुली रहती हैं और ये स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में बोले जाते हैं। ये देखिए कौन कौन से हैं अंतस्थ आपके, य, र, ल और व, यही हैं। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है, ठीक है। ए कंठ तालव्य वर्ष दंत ओष्ठ, बी है तालव्य कंठ ओष्ठ दंत वर्ष, सी है दंत ओष्ठ कंठ वर्ष तालव्य, डी है ओष्ठ वर्ष तालव्य वंकट दंत, ठीक है। ये देखिए एक्चुअली ये है क्या, जो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है बोलने का, ध्वनि जो होती है वो कंठ से होके मुंह से यानी ओष्ठ से बाहर निकलती है। तो जो शुरुआत होती है वो कंठ से होती है और जो जहाँ से निकल जाती है वो कंठ होता है। तो ये तो हमें पता है, बीच में किस सेक्टर से गुजरती है ध्वनि या श्वास वायु किस तरीके से निकलती है। तो देखिए कंठ के बाद आपका तालव्य होता है, मैंने आपको ये भी बहुत अच्छे से समझाया था वर्णमाला की क्लास में, आप देखिएगा उसे। कंठ, उसके बाद तालव्य आपका, उसके बाद वर्ष, फिर दंत और ओष्ठ। मैंने वहाँ मूर्धा बताया है। एक्चुअली जब हम लोग करते हैं तो सीधे हमें मूर्धा ही लिखा रहता है, हम मूर्धा बताते हैं, कंठ तालव्य मूर्धा दंत ओष्ठ। लेकिन वर्ष भी आपका वही चीज़ है, ये जो आपका ऊपर का छत होता है, ठीक है, यही आपका ये मसूड़े के ऊपर का जो भाग होता है ये आपका वर्ष होता है, ठीक है। तो कंठ इसका सही आंसर है ए, कंठ तालव्य वर्ष दंत और ओष्ठ। अगर आपको इसे बहुत अच्छे से समझना हो तो आप वर्णमाला की क्लास में मेरी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ए पार्श्विक, बी उच्छिप्त, सी प्रकंपित और डी संघर्षहीन। ल कैसा है मैंने ये भी आपको बताया है। ल पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। कैसी है? पार्श्विक है। देखिए जिस व्यंजन के उच्चारण में, ठीक है, जीभ के अवरोध के कारण जो श्वास वायु होती है वो बगल से निकल जाती है, वही आपके पार्श्विक होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही व्यंजन ऐसा है ल, ठीक है, ल को माना जाता है पार्श्विक, यही ल आपका पार्श्विक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुने, ठीक है। पहला है घर सड़क के उस पार था। ये देखिए आपको 5, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको 5 वाक्य दिए गए हैं, इन्हें एक क्रम से सजाना है, ठीक है। तो पहले मैं वाक्य पढ़ती हूँ। पहला है घर सड़क के उस पार था, दूसरा है उसने उद्यान को पहचान लिया, तीसरा है वह समझ गया कि वह कहाँ है, चौथा है वह इलाहाबाद में ही तो था, पांचवा है लाउदर रोड पर, ठीक है। अब हमें सजाना है एक क्रम में, तो चलिए एक तरह से कहानी बनानी है इसकी, इसे सजाना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या आ सकता है। देखिए दूसरा जो बी है वो राइट आंसर है, देखते हैं कैसे। उसने उद्यान को पहचान लिया, ठीक है, उसके बाद वह समझ गया कि वह कहाँ है,
फिर अब क्या होगा, अब समझ गया कहाँ है, तो उसके बाद यही चीज़ आएगी ना कि वह इलाहाबाद में ही तो था, जगह का आ गया। ठीक है, अब इलाहाबाद में कहाँ था, तो लाउदर रोड पर, और लास्ट में क्या, सड़क के उस पार, मतलब घर सड़क के उस पार था। तो राइट आंसर इसका हो गया बी। देख लेते हैं फिर से। उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है। ठीक है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में द्विरुक्त शब्द कौन सा है? ए योगाचार, बी बड़ाई, सी जीवन मरण, और डी जगह जगह। जगह जगह में सामासिक चिन्ह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। द्विरुक्त शब्द होते क्या हैं? द्विरुक्त या पुनरुक्त, वे एक शब्द जिसकी आवृत्ति हो, मतलब वही शब्द दोबारा आए, तो वही अब बीच में सामासिक चिन्ह आपका लगा हो, वही आपका द्विरुक्त होता है। तो ऐसा कौन सा है? डी है, जगह जगह। यही आपका राइट आंसर है। जैसे घर घर हो गया, जंगल जंगल हो गया। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने रूप हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। उत्पत्ति की दृष्टि से तो बताइए कितने हैं? सी इज द राइट आंसर, 4 हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेश। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? ए सुरेश को बुलाना चाहिए, बी अभिषेक पुस्तक लाओ, सी सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, डी तुम्हें बाजार जाना चाहिए। आज्ञार्थक वाक्य होते कहाँ? जहाँ पे हमें आज्ञा का बोध हो रहा हो। अगर आप देखें तो बी अभिषेक पुस्तक लाओ, तो यहाँ पे लग रहा है कि उसको आज्ञा की जा रही है कि पुस्तक लेकर आओ। और जहाँ तक सुरेश को बुलाना चाहिए, तो एक तरह से बात हो रही कि बुलाना चाहिए, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, ये आज्ञा नहीं है। सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, तो एक तरह से बातें हो रही हैं। ठीक है, कोई आज्ञा नहीं दी जा रही कि नहीं ये तुम करो वो करो। अब जो अभिषेक पुस्तक लाओ है, उसमें बताया जा रहा है कि मतलब आज्ञा दी जा रही है कि पुस्तक लेकर आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ए मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, बी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, सी जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, डी मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। पूछ रहा है कि विशेषण उपवाक्य कौन सा है। देखिए, जब भी जो करके आपको कुछ उसमें विशेषण लगा के बताने लगे, तो वो आपका हो जाता है विशेषण उपवाक्य। अगर आप बी देखें, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताने लगे, ठीक, जो करके ये होता है, तो जो उत्तर प्रदेश की, तो यही आपका विशेषण उपवाक्य है। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 पे। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ए तेली, बी चमेली, सी माली, डी अलबेली। किस में मतलब ई प्रत्यय नहीं लगा है, आप बताइए। तो बी इज द राइट आंसर, चमेली में ई प्रत्यय नहीं लगा है और बाकी सब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इनमें से खाली स्थान कृदंत है। ए मिठाई, बी लड़ाई, सी दवाई, डी ताई। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, लड़ाई होगा। जब क्रिया धातु के पीछे, मतलब धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय को ही कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे ये लड़ाई, लड़ में अगर आप आई लगा देंगे तो वो लड़ाई बन जाएगा, और यही यहाँ पर है, लड़ाई हो जाएगा। जैसे कि जुत में आई जोड़ दीजिए, जुताई हो जाएगा। उसी तरह से सुन में आप आई जोड़ देंगे, सुनाई, पढ़ में आई जोड़ देंगे, पढ़ाई। यही सब कृत्य प्रत्यय लगकर बना है। तो बी इज द राइट आंसर, लड़ाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? ए प्रतिवेश, बी प्रस्वेद, सी पृष्ठ और डी पुष्कर। बताइए कौन सा है? सी इज द राइट आंसर, पृष्ठ होता है पीठ का। जहाँ तक प्रतिवेश की बात है, तो प्रतिवेश का आपका देखिए हो जाता है पड़ोस। ठीक है, और प्रतिवेश आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है पड़ोस। उसी तरह प्रस्वेद भी तत्सम है, उसका पसीना हो जाता है। और पुष्कर भी आपका तत्सम है, उसका तद्भव होता है पोखर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? अब इसमें से ये बताना है कि तत्सम कौन सा है।
ए कुंजी, बी नहना, सी नहर और डी षष्ठ। ठीक है, तो देखिए कौन सा है, षष्ठ। षष्ठ मतलब होता है छठा, छठा को संस्कृत में षष्ठ बोलते हैं, मतलब तत्सम में। तो डी इज द राइट आंसर, षष्ठ होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए मिठाई, बी चतुराई, सी लड़ाई और डी उतराई। अब बताइए कौन सा नहीं होगा? क्या होता है भाववाचक? ठीक है, जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, ठीक है, वही भाववाचक होते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास हो गया, चढ़ाई, थकावट, मोटापा, मानवता, चतुराई, ये सब कुछ। तो देखिए इस पे कौन सा होगा? मिठाई नहीं है आपका भाववाचक, बाकी सारे जो हैं वो भाववाचक है। ठीक है, तो मिठाई इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? ए मैं, बी वह, सी कोई, डी तेरा। बताइए कौन सा है? डी इज द राइट आंसर, तेरा जो है वही शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सर्वनाम के कितने मूल भेद होते हैं? सर्वनाम के मूल भेद कितने होते हैं? ए 15, बी 11, सी 10 और डी 18। आप बताइए। बी इज द राइट आंसर, 11 इसके मूल भेद होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, यही 11 आपके मूल है। और जहाँ तक इसके प्रकार की बात करें सर्वनाम के, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक होता है और प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ठीक है, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से एक बार बोलती हूँ, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी थी हमारी, तो आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ये 3rd क्लास है। 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके आज, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन फिर से करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।